हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके टेस्ट सीरीज की 8वीं वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो पढ़ चुकी हैं। कृपया आप उन तक पहुंचिए अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं। आज के टेस्ट सीरीज में हम मध्यकालीन इतिहास से जो प्रश्न आए हुए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है, उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। पहले हम प्रश्न देखते हैं, उसके बाद 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाता है और उसके बाद आप सही उत्तर अगर चुन लिए कमेंट बॉक्स में बता दे रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो हम आगे बढ़ने के क्रम में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, पूरी व्याख्या के साथ उस प्रश्न को व्याख्यायित किया जाता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियो पड़ रही हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो हमारे चैनल पे जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं उनको अवेल करिए और उनसे लाभ उठाइए। तो चलिए, आज के इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न हम देखते हैं और इसी के साथ आप भी अपने तैयारी को एक बार चेक करिए कि आप किस स्तर पर हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। आपके पास 4 विकल्प हैं। प्रोफेट मोहम्मद वाज बॉर्न इन 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में या फिर 670 ईस्वी में। चारों विकल्पों में से एक विकल्प कोई यहाँ सही है आपका। सही उत्तर चयन करके बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं इसका सही उत्तर बता ही रहा हूं। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है 570 ईसा पूर्व। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, जहां इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इसी वजह से यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। मक्का इज लोकेटेड सऊदी अरेबिया वेयर हजरत मोहम्मद द ओरिजिनेटर ऑफ इस्लाम was born in 570 AD. For this reason, this place is a holy pilgrimage site of Muslim followers. He died in 632 AD. अगला प्रश्न है हमारा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? 4 विकल्प हैं आपके पास। यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमवासियों ने या फिर अरबों ने। द वर्ड हिंदू वाज फर्स्ट यूज्ड इन रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया, द ग्रीक्स, चाइनीज, रोमन्स एंड अरब। सही विकल्प का आप में से कुछ लोगों ने चयन कर लिया होगा। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर बताया करिए। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला यह होता है कि आप अपनी तैयारी को चेक करते हैं। हालांकि आप मन में भी समझ लेते हैं कि हाँ भाई, हमारा यह उत्तर है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो दूसरा लाभ यह होगा कि हमारे चैनल पे जो वीडियो है उस वीडियो को फायदा मिलता है। यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसी होती है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो को बूस्ट मिलेगा और आप जैसे तमाम जो जरूरतमंद छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, उन तक पहुंचेंगे। आज भी कुछ इतना सब सामग्री मौजूद होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन तक अच्छी सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। सो प्लीज अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसमें हमें और आप दोनों को एक साथ मदद मिलेगी, आपको अप्रत्यक्ष तौर से और हमें प्रत्यक्ष तौर से। तो चलिए, आपने निस्संदेह इसका उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका उत्तर होने जा रहा है, क्या इसके उत्तर होना है? अरबों ने पहला प्रयोग किया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो विकल्प डी सही था। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत कौन है? अगर आपको पता होगा तो कालिदास नाम के एक व्यक्ति थे। कालिदास नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें पूरब का शेक्सपियर भी कहा जाता है।
इनकी एक रचना थी जिसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाम दिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका थी शकुंतला, तो शकुंतला के पति थे दुष्यंत, और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत। तो कुछ विद्वानों के अनुसार वृषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। ईरानी क्या करते थे, सिंधु से वो स को ह प्रोनाउंस करते थे, इसलिए हिंद हो गया। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज नेम्ड आफ्टर भारत, क्लैन मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। इंडिया फेल अकॉर्डिंग द ट्रेडिशन, आवर कंट्री इज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ भारत, son of Dushyant. According to some scholars, this country is named Bharat after Rishabhadeva, eldest son Bharat. The Iranians have addressed this country as a Hindustan, and the Greek have called it India. The word Hindu was first used by Arabs in reference of the people to the people of हिंद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? चार विकल्प हैं आपके पास। किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में, या फिर 1013 ईस्वी में, या फिर 711 में, या फिर उपरोक्त तीनों विकल्प गलत है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया टेक प्लेस? तो इसमें से सही विकल्प कौन होगा? 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय होता है, आप तुरंत अपना उत्तर चुन लिया करें। तो यहां पे क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज क्यों होने वाला है, हम पूरी इसकी व्याख्या देखते हैं, तब तो अच्छे से समझ आएगा। तो क्या कह रहा है यहां पे, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। पूर्ण विराम यहां गलत लग गया है। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उब्दुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर नामक राजा का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसके इंग्लिश वर्जन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आप में से अगर मैं कभी इंग्लिश वर्जन न पढ़ूं, समय अभाव को देखते हो, तो आप परेशान मत होइएगा। आप जब तक मैं हिंदी पढ़ता हूं तब तक आप इंग्लिश पढ़ लिया कीजिए। द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज इन 712 AD by Arab invaders. It was led by Muhammad bin Qasim. Before Muhammad bin Qasim, an expedition team was sent under the leadership of Ubaidullah in 711 AD, but he was defeated and killed. Hakim al-Hajjaj of Iraq sent Arabs under the leadership of Muhammad bin Qasim to invade Sindh. After a huge struggle, the Arabs conquered Sindh, यहाँ सिंध होगा, ये सिंध लिख गया है, in 712 AD. At the time, Sindh was ruled by Dahir. The Persian text Chachnama give information about the conquest of Sindh by the Arabs. अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कौन था सर्वप्रथम? यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन था। गजनी के, अरब के, गोर के, या इनमें से कोई नहीं। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑन इंडिया वर गजनी, अरब, गोर, नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन थे? इसमें आपके विकल्पों के अनुसार वे क्या थे? वे अरब थे। जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वे अरब थे। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया।
खलीफा अल-वालिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीता क्रमशः। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंडिया वाज फर्स्ट इन्वेडेड बाय द अरब मुस्लिम इन 636 AD. दिस अटैक टुक प्लेस ऑन थाने नियर बॉम्बे ड्यूरिंग the time of Khalifa Umar. But this attack was unsuccessful. The first successful invasion of India was done by Muhammad bin Qasim in 712 AD. The invasion took place during the reign of Khalifa al-Walid. Dahir was a ruler of Sindh at the time of Muhammad bin Qasim invasion. He conquered Sindh and Multan जो दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अकॉर्डिंग टू चचनामा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th and 7th सेंचुरीज? 4 विकल्प हैं आपके पास, देवल, लुधवा, अरोड़, देवल, लुधवा, अरोड़ या बाड़मेर। सही विकल्प आप चुन लीजिए। तो क्या यहाँ सही विकल्प है? यहाँ है सही विकल्प सी, अरोड़। सही विकल्प यहाँ होगा अरोड़। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन दिया गया। ध्यान रखिएगा, एक बात बता दूं, कोई भी बुक होती है, ध्यान रखिएगा, कोई बुक है अगर उसके रेफरेंस में कुछ बातें जानकारी हैं कहीं पे तो उस जरूर पढ़ लिया करिए। उस बुक में किस किंग के बारे में बात की जा रही है, उसके किसी वार के बारे में बात की जा रही है, उसके किसी खास कहा जाए तो अगर उसके द्वारा कोई लिखी गई बुक की बात की जा रही है, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखा करिए। उसके द्वारा कोई शासन प्रशासन में नया जो है इन्वेंशन किया गया, उसके बारे में जरूर पढ़ लिया करिए। According the Chasnama in the 6th and 7th centuries, the capital of the Indus country was Erode. It worth nothing. Chasnama is book related to the history of Sindh. This book describes the history of Chach dynasty and the Sindh conquest by the Arab. तो यह इस प्रकार से जब भी आप प्रश्न देखें, तो अभी तो मैंने कहा था ना आपसे, अगर मैं यहाँ पर आपको 15 प्रश्न करा रहा हूं तो आपके 30 प्रश्न बन रहे हैं, और अगर मैं आपको 20 प्रश्न करा रहा हूं तो जस्ट डबल मार्क 40 प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं। और अगर 40 प्रश्न एक दिन में आपके तैयार हो रहे हैं तो महीने का आप बड़े आराम से देख सकते हैं, अच्छा खासा संख्या में आपके पास प्रश्न होने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? आपके पास वही 3 से 4 सेकंड का समय है और अपना उत्तर आप चुन लीजिए। तो आशा करता हूं आप में से चुन लिया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी? अलप्तगीन, सबुक्तगीन, महमूद, इस्माइल। सुबुक्तगीन भी कहीं कहीं मिलता है। तो हमारा सही विकल्प क्या होने वाला है? गजनी का संस्थापक अलप्तगीन था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम क्या था? यामिनी वंश। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। हिंदू कुश पर्वतमाला की बात करें तो अगर आप यह मान लीजिए कि यह हिमालय, भारत का हिमालय का हिस्सा हो गया यह, तो ऊपर का ये जो हिस्सा, यहाँ हिंदुकुश और किरथर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। द फाउंडर ऑफ द गजनी डायनेस्टी वाज अलप्तगीन। अनदर नेम ऑफ गजनी डायनेस्टी इज ऑल्सो यामिनी डायनेस्टी। अलप्तगीन मेड गजनी हिज कैपिटल। एट द टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज रूल्ड बाय द हिंदू शाही डायनेस्टी, विच एक्सटेंडेड टू द हिंदू कुश रेंज।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन सा चंदेल शासक था ऐसा? ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है। वही आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, तो समय समाप्त होता है आपका। और चलिए देखते हैं 4 विकल्पों में से धंग, जयशक्ति, विद्याधर या दंग। Who among the following was not defeated by the चंदेला रूलर महमूद गजनवी? इनमें से कौन थे? तो कौन था इसमें से? विकल्प सी सही है आपका, विद्याधर। चलिए डिटेलिंग देख लेते हैं। महमूद गजनवी को चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? विद्याधर जी थे, जो अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिए। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। उनका मुस्लिम लेखकों ने उसे तात्कालिक भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। यहां पर आप डिटेलिंग देख लीजिए उसकी, इसको पढ़ लीजिए। फिलहाल चलिए मैं पढ़ देता हूं। महमूद गजनवी फर्स्ट अटैक ऑन द चंदेलाज टुक प्लेस इन 1019 to 20 AD. At the time the ruler of the Chandela dynasty was Vidyadhar, who was the most powerful ruler of his dynasty. Muslim source so that there was a there was a first battle between the Vidyadhar and Mahmud on the bank of river, but it didn't yield any result. In this war, Vidyadhar, showing political wisdom, withdraw his army in the darkness of the night due to lack of suitable battlefield. Mahmud Ghaznavi also returned. Thus, Vidyadhar was the only Hindu ruler who successfully resisted the Muslim writers have described him as the most powerful ruler of the India. आप देन इंडिया। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर दे डालिए आपने से। किसने महमूद गजनवी का सामना किया था? 4 विकल्प हैं आपके पास। विच चंदेला किंग फेस महमूद गजनवी? कुमारपाल, भीमद्वितीय, विद्याधर या अरुणोजा? किसने किया था? अभी अभी आपने डिटेल पढ़ा इसका। विकल्प सी सही है, विद्याधर ने। अगला प्रश्न हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इनमें से दरबारी इतिहासकार 4 विकल्प हैं आपके पास। हसन निजाम, फिरदौसी, उतबी या चंद्रबरदाई। हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी? दरबारी कौन था इनमें से? सही विकल्प का आप चुनाव कर लीजिए। उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं आपको। तो यहां पर हमारा विकल्प सी सही है, उतबी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों, कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनवी में एकत्रित किया। गजनी में उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। महमूद गजनवी वाज educated and civilized. He respected scholar and artist. He had gathered great scholar of his time in Ghazni. His court historian was Utbi. He composed a book called Kitab ul Yamini और तारीख यामिनी। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ऐसा कौन मुसलमान था जो पहला ऐसा मुसलमान था जिसने पुराणों का भी अध्ययन किया? Who was the first person to set up the public works department?
यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये इसका ट्रांसलेशन तो फिलहाल यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये गलत है यहाँ। पिछले टेस्ट सीरीज का आ चुका है। तो यहाँ देखते हैं, अबुल फजल अल बैरूनी, अब्दुल कादरी बदावी या दारा सिकोह। सही उत्तर क्या होगा? अल बैरूनी। डिटेल देख लेते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बैरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। वह खीवा, जिसे प्राचीन ख्वारिज्म कहा जाता था, का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया। अल बैरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तात्कालिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वाराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। अल बैरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची सचाऊ ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? हु अमंग द फॉलोइंग रीबिल्ड सोमनाथ टेम्पल आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनवी? तो इनमें से किसने कराया था पुनः निर्माण? तो चलिए, आपके जो सही विकल्प हैं उसको चुन लीजिए। हमारे पास 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, भीमराव प्रथम, मूलराज, भीमदेव या जय सिंह सिद्धराज। सही विकल्प आपका होगा भीमदेव ने, भीमदेव जी ने करवाया था। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसकी। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के समय यहाँ के शासक भीमदेव प्रथम थे। उस समय महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौटा। जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। एट द टाइम महमूद गजनवीज इन्वेजन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, द रूलर हियर वाज भीमदेव प्रथम। लूटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम महमूद टेम्पल, यहाँ अतुल हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ शब्द मैं पहले बता चुका हूँ कि देखिए इतना समय नहीं रहता कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, तो ये गूगल ट्रांसलेट का परिणाम होता है। तो आप सब ये ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें आपकी समझ में आए हिंदी से आप ले लीजिए उसे। रिटर्न आफ्टर महमूद डिपार्चर, भीमदेव फर्स्ट रिबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? यह प्रश्न आईएएस की परीक्षा 2022 में पूछा गया है, ठीक। तो ध्यान रखिए, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग यानी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। अगला कथन है, अल बैरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। अंतिम स्टेटमेंट है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, जब आयोग को प्रश्न जटिल बनाने होते हैं तो इस तरह स्टेटमेंट दे देता है। अब इसमें क्या करेंगे, 1, 2, 3 या 4 स्टेटमेंट दे देंगे, कोई एक गलत कर देंगे, कोई सा, या चारों सही कर देंगे, तो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होगा। कूट दे देते हैं। अब इसमें क्या, जैसे पहला कूट कह रहा है 1 और 2 सही है, यानी कि केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। फिर कह रहे हैं केवल 1 और 3 सही है, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट और तीसरा दूसरा गलत है। क्या कह रहे हैं, केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। और चौथे में कह रहे हैं तीनों सही है। हमारा सही उत्तर यहाँ क्या होने वाला है, तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं वे तीनों सही हैं। व्याख्या देखिए यहाँ पर, सोमनाथ मंदिर गुजरात के राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए। गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देवघरों में से एक है।
मंदिर का उल्लेख अल-बेरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ध्यातव्य है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस प्रकार से विकल्प सही है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? यहां कमेंट करके आपको बताना है चारों में से कौन सही है। हु इशूड सिल्वर कॉइन विद द संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑन द वन साइड? पहला विकल्प है आपका मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा शेरशाह, तीसरा महमूद गजनवी, चौथा अकबर। सही विकल्प का चुनाव करें कृपया। तो इसमें आपने आशा करता हूं अपना उत्तर अभी तक चुन लिया होगा। सही विकल्प इसका होने वाला है महमूद गजनवी, अर्थात विकल्प सी यहां पर सही है। संस्कृत के मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। द सिल्वर कॉइन विद संस्कृत इंस्क्रिप्शंस वेर इश्यूड बाय महमूद गजनवी। द सिल्वर कॉइन्स इश्यूड बाय द महमूद गजनवी had stamps inscribed in two different languages on both sides. The inscriptions on the upper part was in Arabic language, and in inscriptions on the other side was in Sanskrit language. अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? Who was the first to defeat मोहम्मद गोरी? चार विकल्प आपके सामने यहां रखे हुए हैं, देखते हैं। मूलराज द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज द्वितीय। सही विकल्प यहां पे होगा मूलराज द्वितीय। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। इन 1178 AD महमूद गोरी invaded गुजरात, but मूलराज द्वितीय अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज क्वालिफाइड एंड द courageous widowed mother नायिका देवी fought the defeated Gori near Mount Abu. This was Gori's first defeat in India. यहाँ पे यह नायिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, पहले एक चंगेज खां है, मोहम्मद गोरी है, महमूद गजनवी है और तैमूर है। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कूट के द्वारा। वो भी तो कूट के द्वारा देखते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। सही विकल्प हमारा बी होगा। सही विकल्प बी। अरेंज द फॉलोइंग नेम ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ। 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार, पूर्व विचित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी सिंधु नदी के तट तक आया। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? द क्वाइन ऑफ मुस्लिम रूलर हैव द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इंस्क्राइब्ड ऑन देम। किसमें? मोहम्मद गोरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? विकल्प हमारा ए सही है, मोहम्मद गोरी। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिटेल में कहा जा रहा है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा है।
द क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गोरी हैव फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन देन एंड ऑन द अदर साइड इन इंस्क्राइब विद कलमा इन अरेबिक। अगला प्रश्न है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया? टू whom was मोहम्मद गोरी द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन बाय द इक्ता इन इंडिया? पहला विकल्प है हमारा ताजुद्दीन इल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसरुद्दीन कुबाचा। तो यहाँ सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मोहम्मद गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। Soon after the conquest of the Muhammad Ghori, the practices of the Iqta was established in the North India from 1192 to 1206 AD. Qutbuddin Aibak administrated the conquered part of the northern India as a representative of Ghori. In India, Muhammad Ghori gave the first authority of Qutbuddin Aibak. मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? किस दास ने ऐसा किया था? तो इसमें सही विकल्प का हमारा चुनाव करना है। हमारे पास विकल्प हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, यतदौज। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कंक्वायर्ड बंगाल एंड बिहार? सही विकल्प आपका होगा यहां पर, सही विकल्प क्या होगा यहां पर? बी विकल्प, बख्तियार खिलजी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी क्या कह रही है। मोहम्मद गोरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की, नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन किया, जो सेन वंश आप सुने होंगे। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे बिहार में तुर्क सेना का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा लास्ट वाले बिंदु को, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन तथा दूसरे कारण कहा गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत मिलते हैं आपको, बढ़ रही है इनकी संख्या, तो ध्यान रखिएगा। पहला कथन कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण क्या कह रहा है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। क्या जो कथन कह रहा है कारण उसकी व्याख्या कर रहा है? कूट के द्वारा उत्तर चुनना होता है। और कूट में क्या कह दिया है? देखिए कह रहा है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। सही तो दोनों है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आर जो है वह ए के संदर्भ में क्या कर रहा है? दलील दे रहा है, ए के संदर्भ को समर्थन दे रहा है कि हाँ सही बात है। दूसरा क्या उत्तर हो सकता है? कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। सही तो दोनों है, लेकिन दोनों जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर आएगा कथन ए सही है किंतु आर गलत है, कथन ए गलत है किंतु आर सही है। हमें सही विकल्प का इसमें चुनाव करना है। सही विकल्प क्या होने वाला है? सही विकल्प ए होगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामिक राज्य के स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसवनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट कथन सत्य है ये पहला, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्की के विरुद्ध सफलता का प्रमुख कारण था।
डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का भाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्की की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण था। इस प्रकार से कथन है, कथनकार दोनों सही है। यहां पर इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा इसको। तुर्की इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज अनसक्सेसफुल रिजल्टिंग द स्टेब्लिश ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। सुल्तान महमूद गजनवी गो द फर्स्ट क्रेडिट टू एंटरिंग द लैंड ऑफ इंडिया, while Muhammad Ghori the Sanswani dynasty go to credit for the established kingdom in India. Hence, it is clear that the statement is true. The lack of political unity in India and the absence of the single powerful and expensive empire in northern India were main reason for the failure against Turkey. According to Dr. L. Srivastav, lack of political unity, social division, rise of Brahmanism, moral decline and superiority of Turkey in terms the strategy, military organization means etc. जो भी हैं बाकी are the region of Turkey sources. Thus, both statement and region are correct and the region is the correct explanation of this statement. अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, आइए देखते हैं। कह रहा है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, किसमें हुई थी? द वार इन विच मुस्लिम पावर वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया। तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आप चुन लीजिए। आशा करता हूं अब तक आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो कौन सा विकल्प यहां सही है? यहां पर सही विकल्प क्या होगा? तराइन के द्वितीय युद्ध में। चलिए डिटेल देखते हैं। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता, श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। मुस्लिम पावर वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गोरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD. The Muslims won because the Gori alternates and superior fighting system. This war was very important in Indian history. तो दोस्तों आशा करता हूं आप सबको यह टेस्ट सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। वही अपील करूंगा हर बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक और अपील एक्स्ट्रा है आप सभी से हमारी, आप सभी दीपावली के दिन प्रयास करिए कि मिट्टी के दिए जलाइए। आप लोग मोमबत्ती, चाइनीज लड़ी से प्लीज़ दूर रहिए। इससे कहीं ना कहीं अगर आप दिए खरीदते हैं तो आप किसी के घर में दिए जलने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके घर में हो सकता है दिए न जलें, आप लाइटिंग व्यवस्था कर लें, मोमबत्तियां जला लें, किसी घर में हो सकता है दिए भी न जलें। सो प्लीज़ मिट्टी के दिए खरीदिए, अपने दोस्तों तक भी ये संदेश पहुंचाइए। जरूरी नहीं कि मेरी वीडियो पहुंचाइए, लेकिन मैसेज जरूर पहुंचाइए किसी न किसी माध्यम से कि आप लोग चाहे 50 दिए ही क्यों न खरीदें, लेकिन मिट्टी के बने दिए ही खरीदें। और यह कहीं न कहीं आपको एक तसल्ली देगा, एक बेहद खुशी मिलेगी जब आप दिए मिट्टी के खरीदेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।